चलें तो आज हमारी सेकंड क्लास है और जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम जो इस वक्त टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है गूगल कोलैब। आपने सिंपली गूगल क्रोम पे जाकर गूगल कोलैब लिखना है, ठीक है। आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा collab.research.google.com। यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हूँ, तो लिहाजा ये मुझे डायरेक्ट गूगल कोलैब पर ले जाएगा। अगर मैं जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं होऊंगा तो पहले मुझे ये लॉगिन करवाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ही ओपन नोटबुक का ये डायलॉग आ जाएगा। यहाँ से मैं न्यू नोटबुक पे क्लिक कर रहा हूँ। कल हमने एक नोटबुक बनाई थी और उसमें हमने सिंपल कुछ डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड किया था। तो आज की क्लास के अंदर जो है वो हम कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर, वो कौन कौन से हैं और क्या उनका इस्तेमाल होता है, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। तो अब बेसिकली ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक तो यहाँ पर जो है वो सिंपल एक हेडिंग रख देता हूँ कि ऑपरेटर्स इन पाइथन, और जो हमारी हेडिंग है इसके नीचे मैं फिर कोड लिख रहा हूँ। तो अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया और ये वेरिएबल डोनेट कर रहा है एप्पल के प्राइस को। सपोज 30 रुपए का एक एप्पल, चले 50 का कर लेते हैं, 50 रुपए का एक एप्पल है, ठीक है। तो ये लाइन जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, ये लाइन क्या करेगी कि एक वेरिएबल बना देगी, उस वेरिएबल का नाम है एप्पल प्राइस और उसके अंदर 50 जो कि इंटीजर वेरिएबल वैल्यू है, तो ये इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब मैं ऐसे कर देता हूँ कि प्राइस और बनाना, केला जो है वो समझ लें 20 रुपीज़ का है, और फिर हम ले लेते हैं जनाब मिल्क। तो दूध जो है वो भाई 100 रुपए का है, ठीक है। तो अब ये तीन वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, एप्पल, बनाना, मिल्क, और तीनों के मैंने प्राइस इंटीजर में कैलकुलेट कर लिए हैं, सही है। अच्छा, फिर देखें मेरे पास कुछ और वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है ना वो तीन वेरिएबल्स हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, जस्ट हमने लिख दिया, और इनको चाहें तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके बाद में कुछ और वेरिएबल्स बना रहा हूं जो कि बेसिकली ये हैं कि भाई मैंने कितने एप्पल परचेज करे। तो सपोज मैंने 3 एप्पल परचेज करें और मैंने 6 बनाना परचेज करे, और मैंने जनाब 2 मिल्क पैकेट परचेज करे। तो ये टोटल कितने वेरिएबल हो गए भाई हमारे पास? हमारे पास ये हो गए टोटल 6 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रूट्स के प्राइस को, जबकि मजीद 3 वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने इन फ्रूट्स को परचेज किया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आई वांट टू नो कि भाई ये जो एक एप्पल 50 रुपए का है, मैंने 3 खरीदे हैं, तो टोटल प्राइस कितने हो गए एप्पल के? तो प्राइस ऑफ एप्पल वो जनाब हमारे पास जो है
कैसे मालूम कर सकता हूं मैं? तो मैं ये कर सकता हूं कि जितने भी मैंने एप्पल परचेज करें उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? प्राइस ऑफ एप्पल से। तो इस वेरिएबल के अंदर ये जो हाईलाइट हुआ है इसमें आ जाएंगी कितनी वैल्यू आएंगी? देखिए ये जो स्टैरिक है ना, ये कहलाता है ऑपरेटर, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और प्रोडक्ट ऑपरेटर। करेगा ये कि ये जो एप्पल है यानी कि 3, इसको मल्टीप्लाई कर देगा 50 से, तो टोटल प्राइस एप्पल में क्या वैल्यू आ जाएगी? 150। इसी तरह टोटल प्राइस बनाना में मैंने कर दिया कि जो बनाना है उसको बनाना की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से मिल्क को मिल्क की क्वांटिटी से अप्लाई कर दो। सही है। और टोटल प्राइस, या इसको हम कह देते हैं टोटल बिल, तो वो कैसे हम करेंगे कि ये जो 3 वेरिएबल हैं इन तीनों को सम कर देंगे। तो इनको सम करने के लिए सम ऑपरेटर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज स्टैरिक, या इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 वेरिएबल्स के दरमियान जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा उनकी वैल्यूज को। इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं ये सम ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है। इसका काम ही होता है कि इसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो वेरिएबल्स हैं उनको ये सम करके रिजल्ट रिटर्न कर देता है। तो अब ये 3 जो वेरिएबल्स हैं, टोटल प्राइस एप्पल, टोटल प्राइस बनाना और टोटल प्राइस मिल्क, ये इनके अंदर वैसे ही कैलकुलेट होके वैल्यूज आ गई हैं और इनका मैंने टोटल प्राइस बना दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप प्रिंट कर दें। प्रिंट आप कर दें, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई प्रिंट, और प्रिंट मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने कह दिया जनाब रिसिप्ट, और फिर रिसिप्ट के अंदर मैंने किया ये कि मैं लिख रहा हूँ जनाब प्रिंट टोटल बिल, और टोटल बिल जो है वो, अब देखिए मैं यहाँ पे कॉमा करके ये जो हमारा टोटल बिल प्राइस वाला वेरिएबल है ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो अभी जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये आपको टोटल बिल प्राइस बता देगा कि ये जो फ्रूट्स हमने खरीदे हैं, टोटली हमने 11 फ्रूट्स खरीदे, तो ये 11 फ्रूट्स का हमें रिजल्ट जो है वो हमें बता देगा। अब देखें ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। क्या इनवैलिड सिंटैक्स कह रहा है भाई? ये कह रहा है भाई कि आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है? ये मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है, स्पेस हटा देते हैं। देखें टोटल बिल हमारे पास कितना आ गया? 470। यानी हमने 3 एप्पल लिए, 3 बनाना लिए और 3 हमने मिल्क परचेज करे, तो नतीजे में हमारा टोटल बिल जो है वो 470 का हो गया। ठीक है। इसको है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहा है, उनको सम कर रहा है और उसका रिजल्ट बता रहा है। आप देखें, अब यहाँ पर एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है? वो ये है कि ये जो क्वांटिटी ऑफ एप्पल है, इसको करने से पहले या चलें प्राइस ऑफ फ्रूट करने से पहले, या चलें प्रिंट करने से पहले यहाँ पर ना हम एक काम ही कर सकते हैं कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम। सही है। और फिर मैं कहता हूँ इनपुट। इनपुट इज अ फंक्शन जो कि आप यहाँ गूगल कोलैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा एंटर योर नेम। सही है। होगा क्या कि एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा, आप जो भी नाम एंटर करेंगे वो नेम वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद जो नेम वेरिएबल की वैल्यू है वो आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रिंट हेलो नेम। अब आप इस कोड को रन करेंगे, देखें ये इनपुट है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अच्छा, अब देखें ये हमने ये कोड एग्जीक्यूट किया है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस लाइन
बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये यहाँ पर हम अब इनपुट ले रहे हैं। हमने कहा एंटर योर नेम, मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि भाई मेरा नाम जो है वो इसरार है, और फिर मैंने इसरार एंटर करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए क्या कह रहा है, हेलो इसरार, और फिर मेरी जो है वो 470 जो रिजल्ट है वो मुझे बता रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेलो के बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर दिया और कॉमा करके मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, तो ये हेलो इसरार लिख रहा है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं इस तरीके से हेलो नेम कर दूंगा, तो वो हेलो नेम ही प्रिंट कर देगा, हेलो इसरार प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, उसने हेलो नेम ही प्रिंट करना है। तो मैं नेम वेरिएबल में मौजूद वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे फिर यहाँ कॉमा करके एज ए नेम वेरिएबल अलग से लिखना पड़ेगा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो लिहाजा जनाब हम ये कर सकते हैं कि इसको मजीद चेंज करते हैं, इसको हम कहेंगे हेलो नेम, फिर एक और कॉमा लगाऊंगा मैं, और फिर उसके आगे मैं लिख दूंगा योर, और ये वाला जो टेक्स्ट है वो मैं यहां से कट करके यहां लिख देता हूं, इस लाइन को हटा देता हूं। सही है, अब आप जब कोड को रन करेंगे तो अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसरार, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये बता रहा है कि भाई हेलो इसरार योर रिसिप्ट, और ये बता रहा है कि टोटल बिल आपका कितना हो गया, 470। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये खुद ही नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। इसमें हमें सेम लाइन पे करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब अब आप जब प्रिंट करते हैं ना, तो नेक्स्ट प्रिंट नेक्स्ट लाइन में ही होगा। अगर आप दोनों प्रिंट को सेम लाइन में करना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ता है, लेकिन वो फिर या आप तो आप एक ही प्रिंट में लिख दें, उसके कुछ और तरीके हैं, वो भी आगे आ जाएगा, तो इसमें स्लैश एन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था कि अब हम इसमें थोड़ा सा कोड में चेंज ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम ये हार्ड कोडेड क्वांटिटी रखें, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, कि भाई आप कितने एप्पल परचेज करना चाहते हैं, कितने बनाना परचेज करना चाहते हैं, और कितने आप जो है वो मिल्क पैकेट्स परचेज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो क्वांटिटी एप्पल है, इसके आगे इस तरीके से लिख देंगे इनपुट, और उसमें फिर हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, इंटर अमाउंट, इंटर क्वांटिटी ऑफ एप्पल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और ये समझ लें कि ये जो नेम है ना, दिस इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इसमें नाम जा रहा है, टेक्स्ट जा रहा है, तो इनपुट का जो फंक्शन है पाइथन का, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। सही है, तो अगर मैं इंटीजर वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे एक काम ही करना पड़ता है कि जो भी वैल्यू आ रही है इनपुट की, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। उसके लिए इंट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूं मैं, और इनपुट को इंट के फंक्शन के अंदर पास कर देता हूं। यानी ये पूरा इनपुट जो है वो इंट के फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये इनपुट लेगा, जो भी नंबर इनपुट होगा, और फिर उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एग्जैक्टली यही काम जो है वो मैं कर दूंगा फॉर बनाना। ठीक है, एंटर क्वांटिटी ऑफ बनाना। ठीक है, और फिर एंटर क्वांटिटी ऑफ मिल्क। नहीं, ये प्रिंट नहीं हो रहा ना, ये इनपुट ले रहा है, इट इज नॉट प्रिंटिंग। यानी इसका जो आउटपुट आएगा ना, जब इसको कोड को रन करेंगे, तो ये
पूरा जो है ना, ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है, यानी ये टेक्स्ट और ये जो इनपुट लिया जा रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उस वेरिएबल को फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि ये जो आपने एप्पल की क्वांटिटी इनपुट ली मिसाल के तौर पे 3, अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद जो है वो बनाना की क्वांटिटी मैंने 6 एंटर कर दी, और उसके बाद मिल्क की क्वांटिटी मैंने 2 एंटर कर दी। तो उसके बाद ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने नाम भी बता दिया, तो ये मुझे बता रहा है कि जनाब ये आपका टोटल बिल हो गया। मजीद इसमें आप इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा जो है वो स्पेसिस वगैरह यहाँ पर दे दें, ठीक है, तो इन स्पेसिस की मदद से थोड़ा सा ज़्यादा अब बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये कि नाम जो है वो आप पहले पूछ लें, बजाय इसके कि एंड में जाके पूछ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट में ही पूछ लें। सही है। और फिर अब आप कोड को रन करेंगे तो देखें ये पहले आपसे नाम पूछ रहा है, तो मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा नाम है। फिर उसके बाद एंटर क्वांटिटी ऑफ एप्पल, फॉर एग्जांपल मैंने 5 एप्पल परचेज करना है। फिर एंटर क्वांटिटी ऑफ बनाना, मैंने 10 बनाना परचेज करना है। और एंटर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये मैंने 3 परचेज करना है। तो ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये मुझे रिजल्ट बता रहा है कि आपका टोटल बिल जो है वो 750 हो चुका है, ठीक है। बिकॉज के जो क्वांटिटी ऑफ तो जो है वो हमने यूजर से इनपुट ले रहे हैं, लेकिन ये कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ फिक्स है। आप इसको ये कर सकते हैं कि जैसे ये वाला जो लाइन है, इसको यहाँ से आप कट करके, मिसाल के तौर पे इसको QA कर दिया मैंने, और ये जो QA है फिर इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो बात एक ही है, आप एक लाइन में करना चाहें एक लाइन में कर लें, 2 लाइनों में करना चाहें 2 लाइनों में कर लें, एक ही बात होगी, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के दरमियान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे प्लस अगर आप 2 इंटीजर्स के दरमियान इस्तेमाल करेंगे तो 4 रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप 2 स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के दरमियान इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपको 22 दे देगा। क्लियर है? क्या सीटी बजा रहे हैं जबरदस्त भाई। हाँ जी, क्लियर है भाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये जो मैंने बताया अभी? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? अच्छा, फिर हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं पाइथन के अंदर। लाइक हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास इक्वल्स टू है, या डबल सिंपल असाइनमेंट है, ये इक्वल्स टू नहीं है, और या प्लस इक्वल लिखा होता है। तो दीज आर असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका काम ही होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को ये असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ i इक्वल्स टू 10, तो इसको मैं कहूँगा कि जनाब 10 इज असाइन टू वेरिएबल i। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि असाइन कर रहा है इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा, बाद वक्त ऐसा होता है कि आप ऐसे लिखते हैं i इक्वल्स टू i प्लस 10, तो उसको बजाय इसके कि इस तरह लिखने के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि i प्लस इक्वल्स 10, तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। तो इस वजह से ये भी असाइनमेंट कैटेगरी में ही आता है, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है जनाब। फिर हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है विच इज कुछ और टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कंपैरिजन होती है। तो कंपैरिजन के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, उसमें
ग्रेटर देन या लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे जो हैं, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, ये लेस देन का ऑपरेटर है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, दीज आर ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ट्रू या फॉल्स यानी बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करते हैं ये, ठीक है। वो किस तरीके से करते हैं, सपोज मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ जनाब 5 इज ग्रेटर देन 7, तो अब ये जो ऑपरेटर है ये दोनों को कंपेयर करेगा और रिजल्ट में आइदर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7 तो ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूं तो ऑब्वियसली फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर आप बजाय इसके 5 और 7 के कुछ वेरिएबल्स यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके हिसाब से रिटर्न कर देगा। आप अगर लिखते हैं 5 इज लेस देन 5 तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 5 से लेस नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 5 तो इसमें आप दो चीजें आ गई कि या तो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो अब ज़ाहिर है इस कंडीशन में फिर ये ट्रू हमें जो है वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन के साथ साथ हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं पाइथन में विच आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास, लाइक एंड है और है और नॉट है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं जो है वो मोर देन 2 कंडीशंस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यानी सपोज मैंने कहा कि भाई प्रिंट, और उसके अंदर मैंने कहा कि 10 इज लेस देन 20। अब ये कंडीशन तो ट्रू है, आप इसको रन करके आउटपुट चेक करेंगे तो ट्रू दिखा देगा। अच्छा, अब एक और कंडीशन मैं चेक करना चाह रहा हूँ और वो मैं कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि भाई क्या 10 इज ग्रेटर देन 20। तो अब ये जो दूसरी कंडीशन मैंने चेक करी है तो ऑब्वियसली ये जो है वो फॉल्स है, तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अभी जो 10 और 20 हैं ये हार्ड कोडेड है और आप इस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद वक्त हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं जो हम मैच करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि 30 इज ग्रेटर देन 2, तो अब ये कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि इनको एक ही साथ इस्तेमाल कर लें, ऐसे करके बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। 30 इज ग्रेटर देन 2। तो एंड ऑपरेटर का ये होता है कि ये जो है ना, इसके लेफ्ट साइड पे भी एक बुलियन होता है और राइट साइड पे भी बुलियन होता है। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए इसके लेफ्ट और राइट पे तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है। यानी बात को ये समझें कि ये जो हमारे ऑपरेटर्स है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो एंड के लेफ्ट पे और राइट पे दो कंडीशंस हो सकती हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है। और वो दोनों अगर ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको उर्दू में जो है ना वो और कहते हैं हम, यानी कि इसको आप कह लें कि ऐसे कहेंगे आप, उर्दू में एक जुमला है मिसाल के तौर पे कि मैंने खाना खाया और पानी पिया। अब ये जो और है ये आपको क्या समझा रहा है कि खाना खाने के साथ साथ पानी भी पिया गया है, दोनों काम हुआ है। तो एंड का मतलब यही होता है कि बेसिकली ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब ओवरऑल ट्रू होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक चीज होती है विच इज नोन एज और ऑपरेटर है।
वो क्या है कि अगर इस तरीके से मैंने लिख दिया और इंग्लिश में, ऑब्वियसली ये मैंने लिख दिया और, तो अब इसमें दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी इसको आप उर्दू के हिसाब से समझें तो आप कह लें जनाब कि अच्छा सवाल है, मैंने खाना खाया या, ये तो कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड उर्दू का इंस्टॉल कर लें और ऑल्टर टैप करके उसको चेंज कर दें। उर्दू टाइपिंग अलबत्ता सीखनी पड़ेगी। मैंने खाना खाया, ये तो नोट पैड में कहीं भी आप लिख सकते हैं, वर्ड में, नोट पैड में, उसका कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो मैंने खाना खाया या पानी पिया, तो अब या तो मैंने खाना खाया है या पानी पिया है, तो ये वाले जो चीज होती है दैट इज और, सही है। अच्छा, अब इसमें जो है वो हम बेसिकली एंड और को डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस आप ये समझ लें कि एंड जो है वो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करता है और अदरवाइज फॉल्स करता है, और जो है ना वो कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है। फिर नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर का ये है कि ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये हमारी आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें हम मजीद इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब जैसे मिसाल के तौर पे अब हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं और उन वेरिएबल्स में हम जो है ना वो इन एग्जांपल्स को समझते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सिंपल है, बहुत आसान से हैं। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है वो किसी किस्म की कंडीशन बना सकते हैं कि वी हैव टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल तो है कि भाई कस्टमर हैज टिकट, इसमें जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और दूसरा वेरिएबल हम बना लेते हैं कि जनाब कस्टमर हैज पॉपकॉर्न। अब इसमें भी आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं। अब जो है ना वो हमने एक स्टेटमेंट जनरेट कर ली कि कैन कस्टमर वॉच मूवी। तो उसमें जो है वो हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई कस्टमर के पास टिकट है और उसके पास पॉपकॉर्न अगर है तो ही कैन वॉच मूवी। ठीक है। अब ये जो एंड है इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। इसमें से अगर एक भी फॉल्स हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे पॉपकॉर्न नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि पॉपकॉर्न नहीं होंगे तो वो मूवी नहीं देख सकता, हम एग्जाम्पल समझने के लिए कर रहे हैं। तो कैन वॉच मूवी या जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमेशा फॉल्स आएगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि इसके दोनों तरफ ट्रू होंगे तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज हमेशा ये फॉल्स देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो है वो एक और एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू, और हम ये कर सकते हैं कि सपोज मैं कहता हूं कि यूजर हैज वाईफाई कनेक्टेड। ठीक है, इसमें मैंने फॉल्स ले लिया और फिर मैं कहता हूं कि यूजर हैज मोबाइल डेटा ऑन, इसमें मैंने ट्रू ले लिया।
तो अब या तो वाईफाई कनेक्टेड हो या फिर वाईफाई कनेक्टेड हो, तो कैन यूजर ज्वाइन क्लास। तो अब ये जो कैन यूजर ज्वाइन क्लास है, इसमें या तो यूजर के पास मोबाइल डेटा हो या उसके पास जो है वो वाईफाई कनेक्टेड हो, तो वो क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों ही फॉल्स हैं, तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई एक भी ट्रू होगा तो इट कैन ही कैन ज्वाइन क्लास। सही है? क्लियर है भाई? ये जनाब हमारे पास जी, हाँ, फिर हमारे पास जनाब नॉट की एग्जांपल ये हो सकती है कि वी हैव ए बूलियन वेरिएबल इज प्रेजेंट। अच्छा, अब इस प्रेजेंट में आइदर फॉल्स होगा या ट्रू होगा, और हम कहेंगे कि इज एब्सेंट इज नॉट प्रेजेंट, उसको नॉट लगा देते हैं। तो अब अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको फ्लिप ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर ये ट्रू होगा तो जनाब हमारे पास इज नॉट प्रेजेंट फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट जो है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। नहीं, पाइथन में नॉट ही लिखेंगे, वो नहीं है यहाँ पर जो आप कह रहे हैं ना, वो नहीं है, नॉट ही लिखेंगे। जैसे सी में भी आप वो सिंबल यूज करते हैं एंड और के लिए, तो यहाँ टेक्स्ट ही लिखेंगे, आप नॉट ही लिखेंगे। ठीक है। तो एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो चल जाता है। और नॉट जो है वो रिवर्स कर देता है, कंडीशन को ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है। अब ये एंड नॉट के डिफरेंट या और नॉट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही जो कॉमन है कि सपोज लॉगिन करते हुए यूजर नेम जो है वो एंटर किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है, सपोज यूजर नेम एंटर हुआ है। फिर दूसरी चीज ये है कि आप चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। और फिर जो है वो आप ऑटोमेटिक ज्यादा ही स्मार्ट होता जा रहा है भाई इसका। उसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि कैन यूजर लॉगिन, कैन यूजर लॉगिन। तो यूजर लॉगिन कर सकता है अगर उसने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करा हो, तो यूजर कैन लॉगिन। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंड। इसमें से कोई एक चीज भी अगर फॉल्स हो गई तो वो लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं और इसके अंदर जो है वो एक और चीज ऐड करते हैं कि भाई ये कैप्चा जो है वो एंटर हुआ है कि नहीं, कैप्चा पास ट्रू है या फॉल्स है। तो और यहाँ पे एंड के बाद जो है ना वो हम करेंगे ये कि एंड नॉट कैप्चा पास्ट। ठीक है। तो अब यानी कि क्या कंसेप्ट है कि कैप्चा पास्ट अगर ट्रू है तो ये क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा भाई, फॉल्स कर देगा। ठीक है। तो कैप्चा अगर मेरे पास फॉल्स है, कैप्चा पास्ट अगर मेरे पास फॉल्स है, तो ये क्या करेगा भाई, इसको ट्रू कर देगा, और ट्रू करने के बाद जो है वो हम लॉग इन कर लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा,
बस छोड़ें, ये बताएं, ये क्लियर है ना, यूजर नेम पासवर्ड तो क्लियर है ना? ठीक है। बाद अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाती हैं तो उसमें हम चाह रहे होते हैं कि किसी चीज में वो फेल हो जाए और किसी चीज में वो पास हो जाए। ठीक है। तो वो 10 आप लिखेंगे तो वो उसको इंटीजर कंसिडर करेगा। फिर उसको आप ये नहीं कर सकते, फिर उसको अगर जैसे मिसाल के तौर पे कंसिडरिंग दिस अप्रोच, अगर मैं जो है वो यहाँ पर ऐसे करूँ, तो अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 0 कह देता हूँ, तो फिर यहाँ पे ना ये जो मैंने इस वेरिएबल को छोड़ दिया और भी इस्तेमाल करा है तो और चलेगा नहीं। अब मुझे फिर ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा इक्वल्स टू 1, और करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। सही है। तो क्योंकि एंड और नॉट के लिए ट्रू फॉल्स होना जरूरी है। ठीक है, तो 10 लिखेंगे ना तो वो उसको इंटीजर कंसिडर कर लेंगे। सही है। पाइथन थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, ये पहले ये करेगा, फिर इसके रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, कुछ और हो, तो उसके लिए आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। ठीक है। इतना सेंटेक्स वाइज जो है ना, पाइथन इतना परेशान नहीं करता क्योंकि इसका ये काम नहीं है ना इस तरीके का। बहरहाल इसमें आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ऐसा करने पे क्या होगा या कोई और अप्रोच करने पे क्या होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास पाइथन के अंदर, जैसे कि कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये हमारे पास हैं, जैसे इज ऑपरेटर है या इज नॉट है, ये कहलाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अच्छा, अब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये असल में हम थोड़ा आगे एग्जांपल्स में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो उसमें फिर हमें ये बात मजीद समझ में आ जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि हाउ वी कैन यूज इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर। तो मिसाल के तौर पे जो है वो, सपोज मेरे पास जो है वो लिस्ट है। ठीक है। और लिस्ट मेरे पास कुछ इस तरीके की है कि इसमें 3 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3। फिर मेरे पास मैंने कहा b इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू मैंने b को असाइन कर दी। ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूं कि a इज b, a इज नॉट b, तो ये मुझे बता देगा कि a इज b इज ट्रू और a इज नॉट b जो है वो फॉल्स है। अलबत्ता ये कि जैसे मैं यहाँ पर एक और c वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें सेम वैल्यूज रख देता हूँ 1, 2, 3, और चेक करता हूँ कि क्या a और c एक ही हैं, तो फिर उसमें जो है वो देखेंगे अब ये फॉल्स कह रहा है। तो मसला ये है कि कुछ जो इंटीजर्स वगैरह होते हैं ना, तो इंटीजर्स और फ्लोट और डबल या स्ट्रिंग भी किसी हद तक वहां पे इक्वल्स टू आप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये जो लिस्ट डेटा टाइप है या जो है ना दूसरे टपल है, सेट है, यहाँ पर वो इक्वल्स टू नहीं चलता, फिर यहाँ पे फिर इज और इज नॉट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है इज और इज नॉट, जबकि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वैल्यू टाइप हैं, उनके लिए जो है वो आप इक्वल्स टू इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। नहीं भी समझ में आई तो कोई मसला नहीं है, आगे थोड़ा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगी तो वहां पर हम इसको और डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सही है। जिस तरह हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं,
पाइथन के अंदर, जिनको हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कहलाते हैं जनाब मेंबरशिप ऑपरेटर्स। हाँ हाँ, बेसिकली ये बता रहा है कि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। जब ये हम करते हैं ना, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है ना, वो उसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो बी और ए मेमोरी में सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, सी डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो फिर हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन होते हैं, उसके अंदर इन और नॉट इन है कि भाई ये वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। तो ये मेंबरशिप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जो है वो अरिथमेटिक या असाइनमेंट या कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए हम आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं और इनको यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, ये जो मैंने फाइल आपके सामने बनाई है, ये मैंने आपके सामने डाउनलोड करी और ये download.ipynb फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये डाउनलोड करके अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसको आपने ओपन कैसे करना है, अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप जाएंगे गूगल कोलैब पे। ये आप गूगल कोलैब पे गए और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप कोई बनी बनाई पाइथन की फाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर न्यू नोटबुक के ऊपर एक ऑप्शन है अपलोड। तो आपने यहां से जाना है ब्राउज। ठीक है, अपलोड पे जाना है ब्राउज, और यहाँ पर कोई भी फाइल जो कि वैसे मैंने आपको दी है, तो जैसे कल मैंने जो आपको कराया था फर्स्ट AI विथ पाइथन क्लास। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये क्या करेगा कि वो IPYNB फाइल जो है वो यहाँ ओपन कर लेगा। ये कहीं और ओपन नहीं होगी, या तो ये जुपिटर नोटबुक पे ओपन होगी या गूगल कोलैब पे ओपन होगी। सही है। तो देखिए, ये जो कल हमने किया था ये यहाँ पर सारा ओपन हो गया। इसको आप यहाँ पर चाहें तो रन करके इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो अभी फिलहाल आपको जो भी मैं भेज रहा हूँ वो आपने गूगल कोलैब के ऊपर ही रन करना है। बेस्ट तो ये है कि रिकॉर्डिंग देखें और रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसको ज़रा अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर।